नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में रिसर्च को कैसे करके बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है फंडिंग की। लेकिन सरकार अभी कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई हैं, ऐसे कानून लेकर के आई है जिसके अंतर्गत वो इनको बोलती है रिसर्च संस्थाओं को कि आप अपनी कमाई खुद करिए। मतलब ये है कि सरकार अपनी फंडिंग को कम करना चाहती है। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि कॉर्पोराइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है। इसका मतलब ये है भारत में जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी लेबोरेटरी है, उनका कैसे करके कॉर्पोराइजेशन किया जा रहा है, उनको एज ए कंपनी के तौर पर तब्दील किया जा रहा है इंडिया में। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो सरकार की तरफ से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जाती है और यहीं से सरकार ने दरवाज़ा खोल दिया है इन कंपनियों के लिए कि आप अब फंडिंग कहाँ से प्राप्त करेंगे, आप मार्केट से फंडिंग प्राप्त करने की कोशिश करिए। तो फंडिंग के लिए जो प्रपोर्शन डिज़ाइन किया गया है ना, यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है साइंस रिसर्च को कॉर्पोराइजेशन करना है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और इसके वित्त पोषण के तरीके से सरकार की योजना के बारे में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सरकार निगमीकरण करना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है इस प्रकार की रिसर्च संस्थाओं का। अभी हाल फिलहाल में यदि हम बात करें 107वें नंबर की जो इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इंडियन साइंस कांग्रेस बेंगलुरु 107वें नंबर की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था जनवरी 2020 में। यहाँ पर हमको न्यू पॉलिसी देखने को मिलती हैं नॉलेज प्रोडक्शन के ऊपर मोदी की लीडरशिप में। इसमें बोला जाता है यंग रिसर्चर लोगों को कि आप इनोवेट करिए, पेटेंट करिए, प्रोड्यूस करिए एंड प्रॉस्पर करिए। 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब तक आप संस्थाओं को पैसा नहीं देंगे तब तक संस्थाएं आगे कैसे करके बढ़ेंगी। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए बहुत सारे लंबे समय से हम ये देखते थे कि जो करंट रूलिंग रिजीम है वो लेबोरेटरी को डायरेक्ट करता था, ठीक है, दिशा निर्देशित करता था, एंड अदर जो रिसर्च सेंटर हैं उनको क्या बोलता था कि अर्न करिए उनकी रिवेन्यू को एक्सटर्नल सोर्सेस से। रेवेन्यू आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस से। इसके लिए आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्टाइज आपके पास में है, आप उनकी मार्केटिंग करिए एंड इन्वेस्ट करिए सरप्लस में टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल मिशन। इसके अलावा कुछ आप ऐसे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जो कि हमारे नेशनल मिशन के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। अब थोड़ा सा इतिहास की तरफ यदि हम जाते हैं तो देहरादून डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो जो पॉलिसी पोजीशन हम देखे हैं इसको हम ट्रेस कर सकते हैं देहरादून डिक्लेरेशन के माध्यम से। इसको प्रिपेयर किया गया था डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स 2015 की तरफ से। तो देहरादून डिक्लेरेशन सन 2015 में आया था। इसमें डायरेक्टर लोग शामिल हुए थे कहाँ के? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब सन 2015 की ये बात है। यहाँ पर बोला जाता है कि भाई हम ये डिसाइड कर रहे हैं टू मार्केट पेटेंट एज ए मीन्स टू सेल्फ फाइनेंस रिसर्च। क्या बोला जा रहा है? अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कंपनी एक्ट की धारा नंबर 8 का यहाँ पर हम वर्णन करना चाहते हैं। इसमें सरकार चाहती है कि जो साइंस के इंस्टीट्यूट हैं, साइंस की जो संस्थाएं हैं, इनको अब धारा 8 कंपनियों के रूप में, कॉरपोरेशन के रूप में रजिस्टर अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसमें क्या होता है कि जो निजी कंपनियां हैं या फिर जो शेयर धारक होते हैं पैसा निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से सरकार की प्लानिंग हाल फिलहाल में चल रही है। मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अब उनको एज ए प्राइवेट कंपनी के तौर पर कहना चाहिए, सरकार आगे बढ़ाना चाहती है और इसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपना पैसा खुद ही जुटाएं रिसर्च के लिए। सरकार ने इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी थी शॉर्टकट में, जिसको ANRF बोला जाता है। इसकी स्थापना सरकार ने ANRF एक्ट 2023 के माध्यम से की है। इसमें हम कुछ मैकेनिज्म लेकर के आए हैं ताकि हमारे देश में रिसर्च को फंड प्रोवाइड किया जा सके, पैसा दिया जा सके। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में जो लिंक है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट करना। साथ में जो एकेडमिया एंड इंडस्ट्री है इनके बीच में रिश्ते को बेहतर बनाना है। कैसे करके इंडस्ट्री की ज़रूरत को कोई रिसर्च संस्था पूरा कर सकती है। जैसे कभी कोई इंडस्ट्री बोलती है कि हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आ गई है, हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो खुद सामने आएंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ANRF को लेकर के निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बोला गया था, जिसमें बोला जाता है कि वी विल ऑपरेशनलाइज द ANRF फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। सरकार का कहना है कि हम ANRF को ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे देश में जो बेसिक रिसर्च है एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की यदि हम बात करें ANRF में, ठीक है, तो यदि कोई रिसर्च संस्था कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी मार्केटिंग होगी या नहीं होगी, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, कहाँ क्या करना है, इस चीज़ का आकलन करना है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ सरकार की मुख्य रुचि उस शोध को वित्त पोषित करने में है जो बाजार की ज़रूरत को पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर पैसा कहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ डाला जाएगा जहाँ पर बाजार की डिमांड पूरी होगी। कुल मिलाकर के फंडिंग को यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश करी जा रही है। वहीं यदि हम बात करें फंडिंग टू ANRF की, फंडिंग कैसे करके दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, तो इसको हम हर साल 50,000 करोड़ रुपया देंगे। सॉरी, हर साल नहीं, 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। एंड इसका जो 72% पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर से आने वाला है। इसका मतलब ये है सरकार अब अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली नहीं है, मात्र 30% ही करेगी। गवर्नमेंट ने ये सोची है कि हम हमारे रोल को रिड्यूस करना चाहते हैं। पैसा जो हम दे रहे हैं अब हम नहीं देंगे, हम कम पैसा देंगे। एंड कुल मिलाकर के देखा जाए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है इसको कैसे करके हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आज के समय में नॉलेज है वो एक कमोडिटी हो गया है और इसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब इसको आप बेच रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट में हम देखेंगे जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने सिग्निफिकेंट तरीके से पीछे छोड़ दिया है गवर्नमेंट फंडिंग को। ओवर द लास्ट डिकेड इट इज़ क्लस्टर्ड मोस्टली इन IT एंड फार्मास्यूटिकल। ये ज़्यादातर हमको कहाँ पर देखने को मिल रहा है फंडिंग का काम, ये हमको देखने को मिल रहा है IT और फार्मास्यूटिकल के ऊपर सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए रिसर्च के माध्यम से जो नॉलेज जनरेट किया जा रहा है उसको कमोडिटी के तौर पर हम देख रहे हैं और इसकी हम मार्केटिंग करेंगे और पैसा कमाएंगे, ऐसा प्लानिंग चल रही है। अब ये जो हम मार्केट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव देख रहे हैं ये कहाँ से आया है। अब जैसे कि इस चीज़ का डिस्कशन किया जाता है प्रबीर पुरकायस्थ की तरफ से, उनकी बुक में नॉलेज एज कॉमन्स ये बुक है, ठीक है। इस बुक के बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, नॉलेज एज कॉमन्स। इसमें कुछ टर्म्स हमको देखने को मिलती हैं जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज के समय में दो क्लोजली इंटीग्रेटेड हो चुके पार्ट हैं, पहले कभी ऐसा हमको देखने को नहीं मिला था। एंड जो साइंटिफिक एडवांसेस हैं कैन नाउ एंड अप एज मार्केटेबल प्रोडक्ट मोर रैपिडली।
तो जो साइंटिफिक एडवांसमेंट आज के समय में हमको देखने को मिल रहा है, ये कैसे करके ख़त्म हो रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है, तो वो है विपणन योग्य उत्पादों के रूप में सामने आ रहा है। वैज्ञानिक प्रगति कैसे सामने आ रही है कि हमारे पास में नॉलेज है, उससे हम पैसा कमाएंगे। इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है और यही सब के चलते चलते आप देखेंगे ना, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जो कहना चाहिए नॉलेज है और साथ ही साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इससे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या काम कर सकती हैं, अपने पेटेंट को प्राइवेट कारपोरेशन को बेच सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसरो की बात करें, DRDO की बात करें या फिर अन्य रिसर्च संस्थाओं की बात करें, उन्होंने कोई चीज़ की खोज करी है तो अब वो क्या काम कर सकते हैं, अपने पेटेंट को, अपने अधिकार को, कॉपीराइट को बेच सकते हैं प्राइवेट कंपनीज को। इस प्रकार से जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना पैसा कमा सकती हैं। अब सरकार का ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, इसके बावजूद भी हमको कुछ यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की यदि हम बात करें ना, तो हमेशा से ही वो प्रॉफिट के ऊपर ही काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि देश की ज़रूरत क्या है, वो देखेगा कि मैं कैसे करके पैसा बना सकता हूँ। इसलिए सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए इनका प्राइवेटाइजेशन उतना ठीक समझ में नहीं आता है। तो आज के समय में क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इसको केवल और केवल पब्लिक फंडिंग को इंक्रीज करके हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल है कहाँ पर, बेसिक साइंस में, ठीक है। आज के समय में एडवांस की तरफ हमको नहीं जाना है, हमें खाली चर्चा करना है बेसिक साइंस की, ठीक है। बेसिक साइंस को हम कैसे करके ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर पहले हम फोकस करते हैं। तो इस चीज़ का हम अनुमान कैसे करके लगा रहे हैं, प्रॉस्पर्स एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। कोई संस्था कैसे करके नॉलेज को एक्वायर कर सकती है, ठीक है। ए प्रॉब्लम डिफाइंड बाय कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। और कैसे करके समस्या का हम हल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ चलती है बेसिक साइंस के अंतर्गत। अब कंट्री वाइज यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो भारत कितना पिछड़ जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। पब्लिक फंडिंग कितनी दी जा रही है साइंस रिसर्च के मामले में इंडिया में, इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं इकोनॉमी के हिसाब से, GDP के हिसाब से। लेकिन जो रेशो है पब्लिक फंडिंग का साइंस रिसर्च के मामले में, ये मात्र कितना है, 0.6 से लेकर के 0.7% है GDP का, यदि हम पिछले 10 साल का डेटा उठा करके देखते हैं तो। आप साउथ कोरिया जैसी कंट्री से भी पिछड़ गए हैं, जो कि GDP का 2 से लेकर के 3% खर्चा करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में चाइना को पछाड़ देगा या फिर अमेरिका को पछाड़ देगा। आप तो साउथ कोरिया का भी सामना नहीं कर सकते। हालांकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज किया जा रहा है फंडिंग के लिए, तो जो गवर्नमेंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा बेसिक साइंस के ऊपर एंड नॉन प्रॉफिट रिसर्च एलोकेशन के ऊपर। फिर आगे फ्री इंक्वायरी की बात करी जाती है। हमें जो हमारी इंक्वायरी है एंड जो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है किसी भी इंस्टीट्यूट की, रिसर्च संस्था की, उसको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर नीरजा गोपाल जयाल की यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि उन्होंने रिसर्च संस्थाओं को लेकर के क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ पर एक प्रकार से कहना चाहिए बैरियर बन जाती है। ये हमेशा से ही पब्लिक यूनिवर्सिटी को प्रभावित करते रही है, उनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित करते रही है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बहुत सारी जो रिसर्च संस्थाएं रहती हैं उनको रिसर्च करने के लिए कोई चीज़ खरीदना है तो सरकार कहेगी ये टेंडर में लो, यहीं से लो, ई मार्केट प्लेस में लो, इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा देती है।
तो उनको आज़ादी होना चाहिए ना कि भाई यदि कहीं से उनको सस्ता मिल रहा है, बेटर क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो वहाँ से खरीद लें। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने जहाँ बोला वहीं से ही वो चीज़ों को खरीदेंगे।